जय हिंद दोस्तों। पिछले लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में बेसिक चीज़ देखे थे। तो आज राष्ट्रपति को जहाँ पे कल हम लोग ब्रेक किए थे उसको आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देखे, सबसे पहले कुछ रिवीजन करवा लेते हैं, मतलब कर लेते हैं। कल हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग राष्ट्रपति के बारे में देखे थे। राष्ट्रपति होते कौन है, उनका बनने के लिए योग्यता क्या होता है, योग्यता का होता है, उसके बाद वेतन मतलब योग्यता रखने के बाद उसका निर्वाचन कौन करता है, चुनाव कौन करता है, चुनाव कराने के बाद शपथ कौन दिलाता है, ये सारा हम लोग कल देख चुके थे। कार्यकाल कितना होता है, वेतन कौन देता है, उसका कार्य शक्ति। आज हम लोग क्या देखेंगे, कल वाला हम देखे थे कि योग्यता में फिर से रिपीट करा देते हैं। तो योग्यता में हम लोग देखे थे कि वह भारत के नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, पागल दीवानी ना होना चाहिए, किसी भी सरकारी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात मिनिमम 30, मिनिमम बोल रहे, मैक्सिमम का किसी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। मिनिमम 35 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, मतलब मिनिमम 35 साल, मैक्सिमम का किसी प्रकार का संविधान में जिक्र नहीं किया गया। और पहला, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि आरबीआई में जमानत राशि के तौर पर कितना से कितना जमानत राशि 15,000 रुपया होना चाहिए, तथा सबसे इम्पोर्टेंट 50 प्रस्तावक तथा 50 समर्थक। हम पिछले लेक्चर में यह भी बताए थे कि जो 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक जो होता है, जो पहले भारतीय संविधान में उसको 50 प्रस्तावक तथा 50 प्रस्तावन कब किया गया, 1997 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया, 1997 ईस्वी में। 1997 ईस्वी के पूर्व समर्थकों की संख्या कितनी थी, 10 + 10। अब हम लोग योग्यता देख लेते, उसके बाद निर्वाचन देखे थे। निर्वाचन में भारतीय मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष तरीके से लोकसभा, राज्यसभा तथा विभिन्न राज्यों के विधान परिषद लोकसभा, राज्यसभा तथा विभिन्न राज्य के विधान सभा के सदस्य भाग लेते हैं, तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ तक देखे थे, कोई दिक्कत? यहाँ तक देखे थे ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर निर्वाचन के बाद क्या देखे, निर्वाचन के बाद कोई भी व्यक्ति जीत जाता है उसके बारे में हम शपथ देखे थे। राष्ट्रपति का एक लाइन में राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो वरिष्ठ न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं रहे तो कोई अन्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलवाते। फिर देखे थे शपथ के बाद उसका कार्यकाल देखे थे। कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। फिर वेतन देखे थे। वेतन प्रारंभिक समय में जिसमें संविधान लागू है उसमें वेतन की संख्या सिर्फ मात्र 10,000 थी, लेकिन वर्तमान समय में संविधान वेतन संशोधन करते हुए इसका वर्तमान वेतन 5 लाख प्रति माह विद कर टैक्स, मतलब कर मतलब उसी पर किसी प्रकार का कर नहीं दिया जाता। फिर साथ साथ वेतन के साथ साथ उसमें जितना भी संवैधानिक छूट, जितना मतलब क्या सरकारी छूट, जैसे राष्ट्रपति भवन, बिजली, घर, आवास, ट्रेन मतलब मोबाइल खर्चा, तब उसको क्या छूट दिया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ तक देखे थे कि राष्ट्रपति का रिटायरमेंट होने के बाद भी पेंशन के रूप में दिया जाता है। पेंशन के रूप में कितना दिया जाता है, वेतन का आधा पैसा। फिर देखे थे कि फिर यह भी बोले थे कि राष्ट्रपति अगर मर जाता है, यदि राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान मर जाता है या पेंशन के दौरान मर जाता है, तो पेंशन का आधा पैसा क्या होता है, पेंशन का आधा पैसा किसको देता है, राष्ट्रपति को। जो पेंशन का आधा पैसा होता है उसका पत्नी को मिलता है। यहाँ तक देखे थे हम लोग। आज नेक्स्ट फिर देखे थे कि राष्ट्रपति को क्या कार्यकाल के दौरान क्या उसे हटाया जा सकता है। हाँ, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, महाभियोग। महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति के लिए लाया जाता है। जो सिर्फ महाभियोग कहाँ से लाया गया, अमेरिका के संविधान से लाया गया। महाभियोग राष्ट्रपति पर कब लगाया जाता है, जब राष्ट्रपति अपने संवैधानिक पद का उल्लंघन करता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोकसभा या राज्यसभा के दोनों सदन में किसी भी सदन के सदस्य द्वारा राष्ट्रपति को महाभियोग लगा कर हटाया जा सकता है। फिर देखे थे कि पद की स्थिति, यदि राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए या अपने त्याग पत्र दे दे या उसे हटा दिया जाता है, वैसी परिस्थिति में देखे थे कि जो उपराष्ट्रपति होगा, जो मतलब यहाँ तक देखे थे कि जो ये 6 माह के मैक्सिमम क्या कर सकता है, कार्यकाल कर सकता है। कौन, उपराष्ट्रपति, या तो अगर उपराष्ट्रपति भी एब्सेंट है तो वरिष्ठ न्यायाधीश। यहाँ तक कोई दिक्कत, हम इतना पूरा पिछले लेक्चर में देखे थे। आज हम उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। तो उसके हम लोग क्या छोड़े थे, कार्य एवं शक्तियां छोड़े थे। कितना क्या छोड़े थे, कार्य एवं शक्ति। तो कार्य एवं शक्ति देखना बाकी था। क्या देखना बाकी था, कार्य एवं शक्ति।
अब बताइए, कार्य एवं शक्ति, अगर राष्ट्रपति को वेतन देगा तो उसको कुछ ना कुछ तो कार्य करता होगा, तब तो वेतन देते हैं। तो सबसे पहला कार्य में इसको कार्य एवं शक्ति में देखेंगे, यहाँ पे शॉर्ट में लिख देते हैं। पहला कार्य शक्ति देखेंगे, क्या देखेंगे? कार्यकारी शक्तियां, फिर विधायी शक्ति, फिर न्यायिक शक्ति, फिर देखेंगे सैन्य शक्ति, फिर देखेंगे आपातकालीन शक्ति, फिर छठा देखेंगे विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति। हम लोग एक एक करके डिटेल देखते हैं, क्या क्या देखेंगे शक्ति में, कौन कौन सा देखेंगे? देखेंगे कार्यकारी शक्ति देखेंगे, विधायी शक्ति देखेंगे, न्याय शक्ति देखेंगे, सैन्य शक्ति देखेंगे तथा आपातकालीन शक्ति देखेंगे और वित्तीय शक्ति देखेंगे। तो हम लोग एक एक करके पूरा डिटेल समझने का प्रयास करेंगे। पूरा क्या बोला जाए, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आता है, चाहे छोटा एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे जेपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएससी का हो या स्टेट पीसीएस का, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो हम लोग सबसे पहला देख लेते हैं कार्यकारी शक्ति। किसको देखते हैं? कार्यकारी शक्ति। पहला हम लोग देख लेते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति, देखिए कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत पहला कार्य, केवल समझिएगा, लिखने पे नहीं जाइएगा। देखिए लिखना सब जानता है, लेकिन समझना सबसे बड़ी बात है। एग्जाम सेंटर में आपको कॉपी याद नहीं आएगा, लेकिन समझा हुआ बात वही याद आएगा। तो सबसे पहला कार्यकारी शक्ति देखते हैं। कार्यकारी शक्ति का पहला, कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत पहला आता है कि देश का जितना भी कोई सरकारी काम होता है, जैसे विदेश से कोई भी, मतलब जो विदेश का जो भी कार्य, मतलब जो सरकारी का मतलब विदेश के द्वारा जो भी भारत में जो कार्य किया जाता है, उसका किसके नाम पे किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। एक लफ्ज में बोला जाता है, एक शब्द में बोला जा सकता है कि भारत छोड़कर किसी अन्य देश के साथ अगर भारत किसी प्रकार का साझेदारी कर रहा है, तो साझेदारी किसके नाम पे किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम पे किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहला तो समझ में आ गया। फिर कार्यकारी शक्ति में हम लोग दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या देखते हैं कि संघ सरकार का समस्त कार्यपालिका जितना प्रमुख होते हैं, संघ सरकार का जितना भी संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, जितना भी प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कार्यकारी शक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि राष्ट्रपति द्वारा संघ सरकार, मतलब संघ सरकार का सभी प्रमुख पदाधिकारी, संघ सरकार का सभी प्रमुख पदाधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। जैसे प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। आगे देखेंगे राष्ट्रपति को नियुक्त कैसे करते हैं, प्रधानमंत्री को नियुक्त कैसे करते हैं, ये देखेंगे। प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है तथा मंत्री परिषदों को नियुक्त करता है। किसको नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। एक लाइन हम क्या बोले कि सबसे इम्पोर्टेंट कार्यकारी शक्ति का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि मतलब संघ सरकार का प्रमुख पदाधिकारियों को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रमुख पदाधिकारी के अंतर्गत जैसे प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद, की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। दूसरा जेपीएससी या यूपीएससी, जेपीएससी नहीं, यूपीएससी मतलब संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं तथा उपाध्यक्ष होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? ये उपाध्यक्ष करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किनको नियुक्त करते हैं? यूपीएससी के सदस्य तथा अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 2 पॉइंट समझ में आ गया। पहला समझ में आया कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री को तथा मंत्री परिषद को। दूसरा यूपीएससी के सदस्य तथा अध्यक्ष जो होते हैं किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। फिर तीसरा हम लोग देख लेते हैं किनको किनको चुनते हैं। फिर तीसरा देख लेते हैं कि विभिन्न राज्यों का राज्यपाल, विभिन्न
राज्यों का राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। विभिन्न राज्यों का राज्यपाल कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। 3 चीज समझ में आ गया। चौथा, महान्यायवादी। किनको? महान्यायवादी को नियुक्त करता तथा इसका कार्यकाल कितना दिन कार्यकाल तथा वेतन को कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर महालेखा एवं कायक का सदस्य, कायक के सदस्य एवं अध्यक्ष, कायक के सदस्य एवं अध्यक्ष को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा मेरा किसी भी क्षेत्र को, सॉरी इसको मिटा लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ तो दिख जाता होगा। किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित, सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा, किसी भी क्षेत्र को किसी भी अनुसूचित जाति या किसी भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को, मतलब एक लाइन में फिर से सुनिएगा, किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का शक्ति प्रदान है। किसके? राष्ट्रपति को। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा एक लाइन में फिर से मतलब सुन लेते हैं, इतना जानने का जरूरत नहीं है, इतना जान लेते तो बहुत अच्छा है। बस एक लाइन में याद रखिएगा कि याद रखने का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि राष्ट्रपति द्वारा संघ सरकार का समस्त जितना भी उच्च पद अधिकारी होता है उसको नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। जैसे प्रधानमंत्री, यूपीएससी के सदस्य, अध्यक्ष, राज्यों का राज्यपाल, महान्यायवादी, कायक के सदस्य, उपाध्यक्ष तथा किसी भी क्षेत्र का अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति के क्षेत्र के अंतर्गत घोषित करने का किसका शक्ति प्रदान है? राष्ट्रपति को प्रदान है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा देख लेते हैं, कार्यकारी शक्ति का तीसरा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति राज्य एवं केंद्र एवं राज्य के बीच सुनिएगा, केंद्र एवं राज्य के बीच केंद्र एवं राज्य के मध्य सहयोग बनाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक अनुसूचित मतलब अंतरराज्यीय संस्था का गठन किया जाता है। किसका गठन किया जाता है? समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग देख लिए, पहला क्या देख लिए? कार्यकारी शक्ति देख लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। दूसरा, हम लोग कार्यकारी शक्ति तो देख लिए, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? विधायी शक्ति। क्या है बाबू? विधायी शक्ति। कौन सी है? विधायी शक्ति। विधायी शक्ति। सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, इससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। विधायी शक्ति सुनिएगा। विधायी शक्ति देखिए, तो राष्ट्रपति होता है, जो राष्ट्रपति है संसद का क्या है? एक प्रमुख अंग है। क्या है? संसद का एक प्रमुख अंग है, अभिन्न अंग है। तो उसी के अतः राष्ट्रपति को विधायी शक्ति का भी प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया? विधायी शक्ति का भी मतलब अधिकार दिया गया। विधायी शक्ति के अंतर्गत पहला जो आता है राष्ट्रपति, पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति संसद को बैठक बुला सकता है। सुनिएगा, राष्ट्रपति संसद को बैठक बुला सकता है। सुनिएगा, राष्ट्रपति संसद को बैठक बुला सकता है या संसद में बैठक जो बुलाता है उसको स्थानांतरण मतलब स्थगित कर सकता है। ये तथा लोकसभा को भंग करने का पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। एक लाइन में फिर सुनिएगा, राष्ट्रपति संसद को बैठक को बुला सकता है, स्थगित कर सकता है तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। एक लाइन में सुनिएगा, लिखिएगा, मतलब बैठक बुला सकता है, बैठक बुला सकता है तथा स्थगित कर सकता है तथा लोकसभा
लोकसभा को भंग कर सकता है। समझ में आया? विधायी शक्ति का पहला पॉइंट क्या बोले कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि राष्ट्रपति संसद को बैठक बुला सकता है। क्या सुनिएगा? राष्ट्रपति संसद को बैठक बुला सकता है या स्थगित कर सकता है, या तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोग की आसानी तरीके से समझ में आता होगा। पहला पावर। दूसरा शक्ति देख लेते हैं कि राष्ट्रपति संसद का संसद अब किसको कहते हैं? एक लाइन में शॉर्ट जवाब पे इधर समझ लीजिएगा। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति आते हैं। कौन कौन आते हैं? संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। यही हो गया। तो अभी अंग कितना है? 2 अंग है। राष्ट्रपति तो खुद है। तो देखिए पहला क्या बोलते हैं? संसद को बैठक बुला सकता है। संसद के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो देख लें कि लोकसभा तथा राज्यसभा आता है। तो राष्ट्रपति दूसरा पावर है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों, संसद का दोनों सदनों है। एक सदन ये है लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा। संसद का दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन या बैठक बुला सकता है। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। संसद का दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। कौन बुला सकता है? राष्ट्रपति। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 108 में जिक्र किया गया है। कहाँ जिक्र किया गया है? आर्टिकल 108 में जिक्र किया गया। क्या किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। ये तो राष्ट्रपति तो बुला सकता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति सिर्फ बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है बाबू? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। एक लाइन में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति मतलब लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति प्रत्येक आम चुनाव कहने का अर्थ होता है कि हम लोग का 5 साल के बाद चुनाव होता है। तो प्रत्येक आम चुनाव के प्रथम देखिए सुनिएगा एक मिनट। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो प्रथम बैठक होता है किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। किसके द्वारा संबोधित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। एक लाइन में फिर से सवाल कि मतलब प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक को कौन संबोधित करता है? राष्ट्रपति द्वारा संबोधित किया जाता है। तथा प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक वर्ष का जो प्रथम बैठक होता है उसको संबोधित कौन करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा संबोधित किया जाता है। यहाँ तक हमको अच्छे तरीके से लग रहा है कि आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। 3 चीज क्लियर हो गया। 3 तो क्लियर हो गया। चौथा क्या था? समझिएगा, लिख नहीं रहे क्या हम इसमें कोई कंटेंट तैयार करके दे नहीं रहे, बस सिर्फ आप लोग को समझाने का, बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चौथा क्या है? चौथा जो है और लिख ही देते हैं, क्या दिक्कत अगर थोड़ा लिख देते हैं। क्या था? तीसरा पॉइंट हम क्या बताए थे आप लोग को कि प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम बैठक तथा प्रत्येक साल का पहला बैठक। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग 3 टॉपिक देखे ना, 3 टॉपिक देखे विधायी शक्ति का। अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, क्या कि अगर मिटाएंगे नहीं तो हम लिखेंगे कहाँ। मिटाते हैं थोड़ा सा। देखिए चौथा था, हम लोग क्या देखें? चौथा देखते हैं कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। क्या करते हैं? कितना सदस्य को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। कितना सदस्य को मनोनीत करते हैं? 12 सदस्यों को राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या करते हैं? मनोनीत करते हैं।
करते हैं जो आर्टिकल नंबर 80 का 3 में जिक्र किया गया। किसमें जिक्र किया गया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 का 3 में क्या जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर हम आगे देखते हैं कि 12 सदस्यों को कैसे व्यक्ति को नियुक्त किया मनोनीत करते हैं? जो कला संस्कृति विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, उसको राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? 4 तो टॉपिक हमको अभी तक क्लियर समझ में आ गया होगा आप लोग को। पांचवा टॉपिक है, मतलब पांचवा पॉइंट है कि राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 के तहत, कितना के तहत? 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा 331 के तहत लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया करता था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितना सदस्य को मनोनीत किया जाता था? एंग्लो इंडियन को कितना एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था? 2। लेकिन 2020 में इसे हटा दिया गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 5 टॉपिक हम लोग को क्लियर, 5 टॉपिक क्लियर। फिर छठा टॉपिक देखते हैं। छठा पॉइंट है कि लोकसभा में देखिए, सुनिएगा, लोकसभा में, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट विधायी शक्ति इसका, लोकसभा में अध्यक्ष का पद एवं उपाध्यक्ष का पद दोनों का पद खाली हो। यदि लोकसभा में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली हो तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में किसी भी सदस्य को अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष बनने के लिए क्या कर सकता है? मतलब किसी को भी बना सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति। सेम इसी प्रकार राज्यसभा में सभापति तथा उपसभापति की पद अगर खाली हो तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा का किसी भी सदस्य को क्या कर सकते हैं? मतलब सभापति तथा उपसभापति बना सकते हैं। किसको अधिकार है? राष्ट्रपति को। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक तो हमको अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होता होगा। फिर हम लोग देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, तो राष्ट्रपति का सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक, राष्ट्रपति के द्वारा, सुनिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा यदि किसी प्रकार का संसद का सत्र अब्सेंट हो, संसद का सत्र मतलब जो उनका जो कार्यकाल हो, मतलब जो उन लोग को जो होता है ना बैठक का तिथि, अगर वो अब्सेंट पे हो, अगर वैसी परिस्थिति में सपोज डेट, हम एग्जांपल पे, बेसिक एग्जांपल पे कहना समझाते हैं। अगर हम एग्जांपल हजारीबाग से पढ़ा रहे हैं तो हजारीबाग जिला में अगर हम लेकर के पढ़ाते हैं, अगर किसी प्रकार राष्ट्रपति, सपोज डेट हमारा, 1 मिनट सब छोड़िए, इसमें 1 पॉइंट नहीं पड़ा, तो राष्ट्रपति कहने का यदि संसद का सत्र अब्सेंट हो, ठीक है, यदि संसद का सत्र दोनों अब्सेंट है या तो एक भी अब्सेंट हो, अगर दोनों या तो हो तो इसमें तो होगा ही, मतलब राष्ट्रपति अपना अध्यादेश तो जारी करेंगे, लेकिन अगर संसद का दोनों में से किसी एक सदन का भी शस्त्र, मतलब जो कार्यकाल है, मतलब जो शस्त्र है वह, मतलब क्या बोलते हैं, कार्यकाल पर नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करते हैं। किस परिस्थिति में? यदि देश का जो क्या बोलते आर्थिक अर्थव्यवस्था है या संवैधानिक कुछ ऐसा हो जो विकट परिस्थिति में, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? अध्यादेश जारी किया जाता है, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 123 में जिक्र किया गया है। हम कल बताए थे कि आर्टिकल नंबर 22, मतलब आर्टिकल नंबर 122 और आर्टिकल नंबर 124 लिखे थे, लेकिन बीच में बोले थे कि राष्ट्रपति के द्वारा एक विशेष छूट का मतलब विशेष अधिकार का प्रावधान किया गया है। वो प्रावधान क्या है? अध्यादेश। अध्यादेश समझ में आ गया कि एक लाइन में कि अध्यादेश कहते किसको है? अध्यादेश कहते किसको है? अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा यदि संसद में मतलब संसद का शस्त्र नहीं चल रहा, तो वैसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अपना कुछ एक कानून बनाएगा, तत्कालीन कानून बनाएगा, उसको क्या कहते हैं? अध्यादेश। लेकिन जो राष्ट्रपति जो अध्यादेश जो जारी करेंगे, राष्ट्रपति जो अध्यादेश
जारी करेंगे वो मतलब संसद का सत्र शुरू होने से संसद का जो सत्र शुरू होने से मैक्सिमम 6 हफ्ता, कितना 6 वीक के अंतर्गत 6 वीक के अंदर उसे क्या करना, संसद के द्वारा पारित करना है। संसद के मैक्सिमम 6 वीक के अंदर मतलब सप्ताह के अंदर संसद में मतलब किसी भी सदन से एक सदन में पारित कर देना है। मैक्सिमम 6 माह का टाइम दिया जाता है। यदि 6 माह के अंदर उसे संसद का दोनों सदन पारित कर देते हैं तो वह कानून बन जाता है, एक अलग कानून बन जाता है। और अगर नहीं पारित करते हैं तो क्या होता है, 6 माह में क्या अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी किया गया अध्यादेश वो क्या हो सकता है, क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। विधायी शक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा है बाबू, क्या समझा है, अध्यादेश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर हम अब इसको देखेंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा हम लोग क्या देखेंगे, राष्ट्रपति के द्वारा एक देख लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल नंबर 111 के तहत, आर्टिकल नंबर 111 के तहत पॉकेट वीटो का क्या करता है, प्रयोग करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर एक चीज और, फिर इंपॉर्टेंट समझिए, फिर होता है कि यदि संसद द्वारा संसद के किसी भी सदन में, संसद का किसी भी सदन में, संसद का सुनिएगा, संसद का किसी भी सदन में, ठीक है, संसद का किसी भी सदन में कुछ विशेष कार्य करने के लिए, विशेष कुछ कार्य करने के लिए उसे किसके द्वारा अनुमोदित किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा परामर्श लिया जाता है या सिफारिश किया जाता है। जैसे किसी भी क्षेत्र में किसी भी राज्य का सीमा में परिवर्तन या नए राज्यों का गठन करने के लिए सबसे पहले किससे सिफारिश किया जाता है, मतलब कोई भी सदन की किसके द्वारा सिफारिश किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा सिफारिश। अगर राष्ट्रपति अगर उसमें मतलब अनुमति दे दिए तो राज्य मतलब क्या हो जाता है, मतलब नए राज्य का गठन हो सकता है, सीमा में परिवर्तन हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तुमको लग रहा है किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर एक चीज समझाए थे, फिर एक बात और, संसद द्वारा पारित कोई भी विधायक, संसद द्वारा पारित कोई भी विधायक, ठीक है, संसद द्वारा पारित कोई भी विधायक को अंतिम अनुमोदन, संसद द्वारा पारित कोई भी मतलब क्या बोलते हैं, संसद द्वारा पारित कोई भी प्रकार का विधायक का अंतिम स्वीकृति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यदि संसद द्वारा, संसद के दोनों सदन से, ठीक है, यदि संसद के एक सदन से कोई विधायक है, एक सदन से विधायक है, तो सबसे पहला मतलब सपोज दैट हम समझाने का प्रयास करेंगे, लोकसभा के द्वारा क्या आया, लोकसभा के द्वारा ये क्या आया, कोई विधायक आया, विधायिका आया, ठीक है, विधायिका आया, ठीक है, यहाँ पे विधायिका आया, ये किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, ठीक है, किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति उसको पुनः लोकसभा भेजेगा, कहाँ भेजेगा, लोकसभा, लोकसभा से यहाँ पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, नहीं एक मिनट, लोकसभा के पारित होने के बाद कहाँ जाएगा, राज्यसभा जाएगा, कहाँ जाएगा, राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में पारित होने के बाद डायरेक्ट कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति से स्वीकृति देंगे तो नया कानून बनेगा, मतलब विधायिका लागू हो जाएगा। अगर वो स्वीकृति नहीं देते तो विधायिका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ तक हम लोग विधायी शक्ति का एक एक करके विस्तार करके समझने का प्रयास किए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। विधायी शक्ति में आप लोग को समझ में आया। फिर हम लोग देख लेते हैं, देख ली दो हम लोग देख लिए, ठीक है, दो हम लोग देख लिए, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा तीसरा है न्यायिक शक्ति। तीसरा हम लोग क्या है, न्यायिक शक्ति, ठीक है। देखिए तीसरा न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सबसे पहला न्यायिक शक्ति, न्यायिक शक्ति में अंतर्गत हमारा सर्वोच्च न्यायालय आ जाएगा, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय या एक लाइन में सुनिएगा, हम उसमें लिखने के लिए भूल गए थे कार्यकारी शक्ति में। सर्वोच्च न्यायालय के जितना भी न्यायाधीश होते हैं, चाहे लोक मतलब क्या उच्च न्यायालय हो या उच्चतम न्यायालय हो, का जो न्यायाधीशों होते हैं उनका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो राष्ट्रपति, देखिए न्यायिक शक्ति के अंतर्गत
न्यायिक शक्ति के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को क्या दंड दिया गया हो तो उसका अंतिम फैसला राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति उसे क्या कर सकते हैं, उस दंड को कम कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं या दूसरे दंड में परिवर्तन करने का अधिकार किसमें है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति में है। मृत्यु अगर राष्ट्र संसद मतलब क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा यदि मृत्यु दिया गया है, मृत्यु का सजा दिया गया है, फांसी का सजा दिया गया, तो उसको अगर टालना है, अगर उसको दूसरे सजा में परिवर्तन करना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति के छोड़कर के किसी पास पावर नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत, न्यायिक शक्ति तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। हम लोग फिर चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, सैन्य शक्ति। क्या है, सैन्य शक्ति। क्या देख लेते हैं, सैन्य शक्ति। एक लाइन में सैन्य शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति जो एक लाइन में समझिएगा कि सैन्य शक्ति के अंतर्गत जो होता है राष्ट्रपति जल सेना, थल सेना तथा वायुसेना, जल सेना, थल सेना तथा वायुसेना। फिर से जल सेना, थल सेना तथा वायुसेना के प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। सैन्य शक्ति के अंतर्गत समझ में आया? फिर समझाते हैं। सैन्य शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति होते हैं, थल सेना, जल सेना तथा वायुसेना का प्रमुख कौन होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो पूरा विस्तार से समझा रहे हैं। अगर मन में सवाल आता होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ट्राई करेंगे सॉल्व मतलब बताने का। ठीक, अब हम लोग को नेक्स्ट आता है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। ठीक है, आपातकालीन शक्ति के अंतर्गत भारतीय संविधान में आपातकाल 3 प्रकार का जिक्र किया गया। एक राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राज्यों में संवैधानिक उल्लंघन होते हैं आपातकाल, राष्ट्रपति शासन उसी को बोलते हैं, तथा तीसरा क्या है, वित्तीय आपातकाल। पहला राष्ट्रीय आपातकाल क्या है, पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा राजकीय आपातकाल तथा वित्तीय आपातकाल। कौन कौन आ गया, वित्तीय आपातकाल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रीय आपातकाल जो भारतीय संविधान का भाग 18 के आर्टिकल नंबर 352 में जिक्र किया गया। कहाँ जिक्र किया गया, 352 में, ये 356 में और ये 360 में। अब इसके तो हम लोग देखो, ये तो हम लोग अलग एक चैप्टर ही हो जाता है, इसमें क्या पढ़े, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। हम लोग यहाँ तक देख लिए। पांचवा सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट क्या देख लेते, वित्तीय शक्ति देखना बाकी था। वित्तीय शक्ति को भी देख लेते। वित्तीय शक्ति कहते किसको है, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत देखिए, पहला केंद्रीय जो बजट होता है प्रस्तुत करने से पूर्व, केंद्रीय बजट को प्रस्तुत कौन करता है, वित्त मंत्री करता है। वित्त मंत्री करता है या तो प्रधानमंत्री करता है, लेकिन जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति या वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री किसके समझ जाकर के मतलब क्या करते हैं, अनुमति लेते हैं। राष्ट्रपति के समझ क्या लेते हैं, अनुमति लेते हैं। वित्त मतलब क्या, वित्तीय शक्ति के पहला आया। वित्तीय शक्ति का पहला क्या है, वित्तीय शक्ति के अंतर्गत पहला आया कि केंद्रीय बजट को प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को, केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने से पूर्व वित्त मंत्री या प्रधानमंत्री किसके अनुमति लेते हैं, राष्ट्रपति को अनुमति लेते हैं। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद केंद्रीय बजट का प्रस्तुत कितने में जिक्र किया गया, आर्टिकल नंबर
112 किसमें जिक्र किया गया है? आर्टिकल नंबर 112 तथा राज्य का जो राजकीय बजट होता है उसको 202 में प्रावधान किया गया। तो जो नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे राज्य में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा वित्तीय शक्ति के अंतर्गत दूसरा आता है कि राज्य का जो आकस्मिक निधि का जो संरक्षक होता है, ये जो रक्षक होता है या प्रहरा होता है, जो किस प्रकार का गेट कीपर होता है ना, उसी प्रकार का आकस्मिक निधि का रक्षक कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। कब किया जाता है? कितना साल में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए इसमें नहीं, लेकिन साइड से बता दे रहे हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाता है। जो भारतीय संविधान का वित्त आयोग का गठन किसमें प्रावधान किया गया है? 267 में किया गया है। यहाँ तक क्या दिक्कत? गलत बोले हैं। आकस्मिक निधि का छोड़ दीजिए, इसको, इस पॉइंट को छोड़ दीजिए। आकस्मिक निधि का कितना में जिक्र किया गया? 267 में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और हम सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक राष्ट्रपति का सबसे इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति का लास्ट पॉइंट है। राष्ट्रपति का जो लास्ट पॉइंट है जो है कि राष्ट्रपति जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 में 143 में, इसमें 143 आर्टिकल नंबर किसमें? 143 आर्टिकल नंबर 143 में बोला गया है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। फिर से सुनिएगा, आर्टिकल नंबर 143 मतलब आर्टिकल नंबर 143 में जिक्र किया है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से, किससे? सर्वोच्च न्यायालय से, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय आ ही गए हैं तो हम बीच में पीछे का पॉइंट छोड़े थे, अभी दिमाग में याद आ रहा है तो इम्पोर्टेंट है, बता ही देना। क्वेश्चन पूछता है कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव होने के दरमियान में अगर किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो जाए तो वैसी परिस्थिति में अंतिम निर्णय कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। जो आर्टिकल नंबर किसमें जिक्र किया गया है? आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 में क्या जिक्र किया गया है? 71-72 एक मिनट, दिमाग में याद कर रहे हैं। आर्टिकल नंबर 71 थोड़ा सा माफी मांगते हैं। देखिए, यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न होता है या किसी प्रकार का बाधा ही उत्पन्न होता है तो उसका जो अंतिम फैसला होता है, ठीक है, यदि उसका अंतिम फैसला होता है कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 71 में जिक्र किया गया। आर्टिकल नंबर 71 क्या बोलता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 71 क्या बोल रहा है? यदि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न हो जाता है उसका अंतिम निर्णय कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट देता है। अब इसी के साथ राष्ट्रपति हो गया समाप्त। अब राष्ट्रपति में बचा है कि भारत में अभी मतलब संविधान लागू होने के समय से लेकर के अभी तक कितने राष्ट्रपति बने, कौन कौन बने हैं, वह एक आप लोग का ही काम है। एक डाटा तैयार करके रखिएगा, अपना क्या होते हैं एक PDF मतलब क्या होते हैं ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है। लेकिन अब इसके पहले एक बार पुनः रिवीजन करवा देते हैं। सबसे फास्ट में सुनिएगा, बस 5 मिनट में पूर्ण राष्ट्रपति का ले लेते हैं। राष्ट्रपति, सबसे पहले हम लोग देखें कि राष्ट्रपति होता कौन है? राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। भारत में जो संसदीय शासन व्यवस्था है वो कहाँ से अपनाया गया? ब्रिटेन से अपनाया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी या समस्त कार्यपालिका शक्ति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के आर्टिकल नंबर 62 तक जिक्र किया गया। आर्टिकल नंबर 52 में क्या बोला गया था? आर्टिकल नंबर 52 में बोला गया था कि देश का एक राष्ट्रपति होगा, देश का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 में बोला गया था कि देश का समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति पे अधीन होगा।
भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र को अपना है। भारत लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र को अपना है, अर्थात इस प्रकार जो देश का जो राष्ट्रपति होगा वो अनशन ना होकर के बल्कि निर्वाचन आयोग के द्वारा चुना गया। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग जो भी व्यक्ति चुना जाएगा उसके लिए सबसे पहले योग्यता देखेंगे। योग्यता में हम लोग देख लिए थे कि भारत का नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना, पागल दीवाना ना होना चाहिए, किसी भी सरकारी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए तथा मिनिमम 35 ईयर्स होना चाहिए। आरबीआई में 15,000 जमानत राशि तथा 50 पैसा तथा 50 समर्थक देखे। फिर निर्वाचन में देखे कि कौन कराता है, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा विभिन्न राज्यों के विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। फिर निर्वाचन कराने के बाद शपथ देखे। शपथ में हम लोग क्या देखे, राष्ट्रपति को जो शपथ होता है कौन दिलवाता है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या तो वरिष्ठ न्यायाधीश या तो अन्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन दिलाता है, राष्ट्रपति का शपथ दिलाता है। शपथ के बाद हम लोग कार्यकाल देखे थे, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष कार्यकाल तक। कार्यकाल के बाद वेतन कितना मिलता है, वर्तमान समय 5 लाख प्रति माह वित्त का टैक्स वित्त सरकारी सुविधाएं जैसे कर, राष्ट्रपति भवन, एरोप्लेन, मतलब जितना भी सरकारी सुविधाएं क्या है सारा का सारा छूट मिलता है। वेतन के बाद हम लोग क्या देखें, उसके अंतर फिर क्या देखें, वेतन के बाद उसके कार्य एवं शक्ति देखें। कार्य एवं शक्ति तो हम लोग सारा का सारा अभी देख लिए, ऊपर वीडियो में देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लोग को किसी प्रकार का सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए और क्वेश्चन पूछिए। बस हम इसमें सिर्फ 2 ही चीज छोड़े हैं। पहला छोड़े हैं कि राष्ट्रपति मतलब संविधान लागू होने के समय से अभी तक कितना राष्ट्रपति बना है, कोई दिक्कत नहीं। जय हिंद।